ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। टाइम पीरियड बराबर होता है 2π/ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, तो हो जाएगी ω/2π। ओमेगा जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी 2πf के बराबर होता है, 2πt के बराबर भी होता है, और ओमेगा के √m के बराबर भी होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए जो t है हमारा 2π/m के, इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो इसको याद रखना बड़ा आसान है। याद रखना 2π की वैल्यू होती है 6.28, m ऊपर है के नीचे, m की और k की वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे कि m एक बार इन्होंने 200 दिया था, k कितना दिया था 2 दिया था, 200 को 2 से डिवाइड करो तो 100, 100 का रूट 10, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.28 से, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है Vx, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी ओमेगा x0² - x², और ओमेगा को हम k/m भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यार को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा x0। अब ये x0 क्या है, देखो ये होती है मीन पोजीशन पार्टिकल की। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पर x बराबर किसके हो जाता है, x0 के बराबर हो जाता है। x किसके बराबर हो जाता है, x0 के, ठीक है जी। जब x0 के बराबर हो जाता है, इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्सट्रीम पोजीशन। और मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ω² x0। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सवालात होते हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, जिसका फार्मूला होता है ½kx0², और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का भी ½ kx0² होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, यानी अगर टोटल एनर्जी 10 है और पोटेंशियल 3 है तो काइनेटिक क्या हो जाएगी 10 - 3 7। अगर टोटल एनर्जी फर्स्ट करो 20 दी गई है और काइनेटिक एनर्जी 5 दी गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 20 - 5 यानी कि 50। अब जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। वैसे ये तो हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½ kx², और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ½ kx0² - x²। और टोटल एनर्जी का क्या होता है, ½ kx² + ½mv²। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। अब देखो बेटा t बराबर मैंने बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में टोटल एनर्जी ½ kx² + ½ mv²। तो केस से मुराद है स्प्रिंग कांस्टेंट जो के बराबर होता है 0.4 Nm/m। x जो है वो 0.1 मीटर दिया है, मास 0.025 kg दिया है, v है 0.4 मीटर/सेकेंड। अब कुछ बड़ी अहम बात है कि कैलकुलेशन वो भी विदाउट कैलकुलेटर। देखो तरकीबें मेरी याद रखो, 0.25 1/4 होता है, बहुत कॉमन रिजल्ट है, पता होना चाहिए। इसी तरह 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 होता है। अब देखो फार्मूले में हाफ है, बिल्कुल है जी, के की जब हम 0.4 पुट करेंगे और 0.1 का स्क्वायर प्लस हाफ, एम की जगह 0.025 और वी की जगह 0.4 तो 0.4 का स्क्वायर, तरतीब से चीज़ें पुट कर दो। अब देखो जब ये की तो हाफ 0.4 0.1 का स्क्वायर प्लस हाफ 0.025 + 0.4 का स्क्वायर। अब बड़ी अहम बात यार देखो 0.4 और हाफ कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। कैलकुलेशन आसान करनी है ना, जब भी इस तरह की कोई चीज़ कॉमन आ रही हो ना तो कॉमन ले लो। क्यों, दरमियान में प्लस का निशान है, ओके जी। अब यहाँ बच रहा है 0.1 का स्क्वायर, क्यों भाई 0.4 और हाफ तो कॉमन ले लिया ना मैंने। अब खाली क्या बच रहा है 0.1 का स्क्वायर, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 10⁻², 10⁻²। अब यहाँ देखो 0.025 जो है इसको हम लिख सकते हैं 0.25 × 10⁻⁻1। देखो ना ये बायो वाले इतनी तो पता होना चाहिए, डेसिमल जब यहाँ मूव होता है तो 10⁻⁻1 हो जाती है। इसी तरह 0.4 है तो 4 × 10⁻⁻1 भी होता है, ठीक है बेटा। और ये भी नहीं है तो बेटा फिर नेटी केटी का पुल भी होता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इतना कम से कम आना चाहिए, बस बता भी दिया फिर भी। अब देखो 0.025 को जब मैं 0.25 कन्वर्ट करूँगा 10⁻⁻1 आ जाएगा। 0.4 को भी जब 4 बनाऊँगा तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, यानी 10⁻⁻1 और -1 कितनी हो जाएगी 10⁻²। अभी बता चुका हूँ 0.25 किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻² + 10⁻² आ जाएगा।
अब देखो ये मैथ्स भी पता है कि a प्लस ए किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 ये तो कैंसिल हो गए, किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब और कुछ कैंसिल होगा जी हाँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बच रहा है 0.4 इंटू 10 की पावर -2। अब ऑप्शन अगर उन्होंने ये दिया तो सही है, ज़ाहिर ऐसे नहीं दिया होगा। उन्होंने क्या किया होगा, इस डेसिमल को इधर भी शिफ्ट किया होगा, 10 की पावर और बढ़ गई होगी, -2 से कितनी हो गई होगी, -4, यानी इसका आंसर होगा 4 इंटू 10 की पावर -3। यही आंसर है बेटा। देखो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड की। सबसे पहले इंटेंसिटी ब्रैकेट में लाउडनेस, क्या दोनों एक ही बात है, नहीं एक ही बात तो नहीं है, लेकिन कुछ बात तो है। लाउडनेस का मतलब है कि देखो किसी की आवाज़ कुदरती तौर पे भारी होती है, ठीक है, कुछ की बहुत हल्की होती है। अब इंटेंसिटी क्या होता है कि जिस बंदे की हल्की है वो भी क्या चाहेगा, कभी अपनी आवाज़ को तेज़ करना, और जिसकी वैसे लाउडनेस तेज़ है लेकिन वो क्या करेगा, अपनी इंटेंसिटी को कम कर देगा। तो किसी हद तक रिलेटेड है। अब क्या होता है, यूजुअली जो हम बातें कर रहे होते हैं वो 10 की पावर -3 वॉट पर मीटर स्क्वायर लाउड होती है, और विस्पर यानी सरगोशियाँ क्या हो जाएंगी, 10 की पावर -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जब शादी में कोई खाना निकाल रहा है ना, कोर में वो करूँ अभी चौथी दफ़ा प्लेट भरी है, लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होते हैं, वो विस्पर कहलाता है। अब कुछ और बड़ी हम MCQs जो पेपर में आती हैं, इसमें एक यूनिट होता है डेसीबेल, ठीक है, जो कि 1/10 बेल के बराबर होता है, और 1 ओम जो कि 40 डेसीबेल के बराबर होता है एट 1000 हर्ट्ज। अब देखो लाउडनेस और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। कौन सा लॉ है, वेपर फ्रैक्शनल लॉ। ऐसे भी आ जाता है कि वेपर फ्रैक्शनल लॉ बताइए, तो भी ये है क्या, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ आई, या ये भी आ जाएगा कि जी ये जो रिलेशन है लाउडनेस की और इंटेंसिटी की वो क्या है। इंटेंसिटी लेवल P बराबर होता है log I/I0 के, और पावर लॉ होता है L = K I/I0 की पावर 0.3। बेटा इधर देखिए, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10 की पावर 5, इंक्रीज इन इंटेंसिटी लेवल इज। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, पावर कितनी हो गई, 5। अब इस पावर को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 10 से। 10 5 का कितना होता है, 50। आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्स, 50 डेसीबल। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है जी ये वाला। देखो फिर ट्रिक सुन लो बड़ी अच्छी, कि जब भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड आए कि भाई इंक्रीज ऑफ फैक्टर ऑफ 10 की पावर 5 या जो भी हो, फर्स्ट करो 10 की पावर 3 होता है, ठीक है, जो भी इसकी पावर है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, हमेशा 10 से। तो क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी लेवल। अभी पावर कितनी है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 का 50। अब फर्स्ट करो पावर 3 होती तो मैं मल्टीप्लाई किससे करता, 3 से करता, 10 3 सा 30 हो जाता। अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है, अब उल्टा इसका, वहाँ इंटेंसिटी लेवल पूछा था इंक्रीज, अब क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज 30 डेसिबल, देन द रेशो I/I0 इज। अब उल्टी कहानी पूछ रहे हैं कि यार ये 30 डेसिबल है, तो बताओ I/I0 कितना होगा। तो हम 30 को किससे डिवाइड कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 जो आ जाएगा ये मेरा P यानी पावर आ जाएगा। किसकी पावर भाई, यानी देखो ना, पहले सवाल इस फॉर्म में था, 10 की पावर की फॉर्म में था, मैंने देखा पावर कितनी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना उल्टा है। अब कितना 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करके 3 आ रहा है, तो 10 की पावर हम 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 3 होता वैसे कितना है, 1000। दर हकीकत हमने क्या निकाला है, I/I। यहाँ कुछ और पूछ रहे हैं, इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ 70 डेसिबल। अच्छा अगर I/I0 की बात होती तो वैसे ही करते, 70 को हम 10 से डिवाइड कर देते, 7 आ जाता, हम कहते हैं 10 की पावर 7। लेकिन अब की दफ़ा वर्डिंग है इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो हम 10 की पावर 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I0 की वैल्यू से। I0 की वैल्यू होती कितनी है, 10 की पावर -12, बिल्कुल शुरू में बताया था। जब 10 की पावर +7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स का रूल है बेसिस सेम है, पावर एडअप होती है, 7 और -12 एडअप होगी कितनी हो जाएगी, -5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा बड़ा धांसू सवाल है, स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लॉन्ग and of mass 0.004 kg is stretched horizontally by passing one end over a pulley and attempting a 1 kg mass to find speed of transfer wave on the string and the frequency of the sound and the fourth harmonic to which the string will resonate। अब देखो टेंशन में ना आना, बात हो रही है एक लेंथ 2 मीटर, आप चीज़ गिनते रहो,
मास 0.04 kg लटका हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। 2 मीटर लॉन्ग, माई पासिंग वन एंड ओवर अ पुली एंड अटेंडिंग 1 kg मास टू इट। चले जी, जो बड़ा मास है वो 1 kg है, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन द स्ट्रिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ हार्मोनिक टू विच स्ट्रिंग मिले। तो मेन वेलोसिटी एग्जाम में जो आया था, ये सवाल इतना लंबा नहीं आएगा, सिर्फ वेलोसिटी करके आएगा। तो ये एक ट्रिकी फार्मूला रखो, mgl/m। m ऊपर हमेशा बड़ा वाला m जो कि 1 kg ऑफ कोर्स, g 9.8, लैंड 2 मीटर है और स्मॉल मास 0.04 है। अब देखो डेसिमल ख़त्म करने बायो वाले और से देखो, 1 का तो कोई मसला ही नहीं है, 2 है। इसको अगर मैं 98 यहाँ से डेसिमल एक नंबर शिफ्ट करता हूँ तो इधर भी मुझे एक नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो ना, ये रूल याद रखो, न्यूमिनेटर में एक कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी एक कर देंगे, हो गया। अब और सॉल्व करना है, 2 × 98। अच्छा, 98 को मैं 2 × 49 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसकी वजह है कि 49 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है? 7 का, रूट से बाहर आ जाएगा। और 0.04 को 4 × 10⁻² लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। अब यहाँ देखो 2 × 2 = 4 कैंसिल। 49 किसका रूट होता है? 7 का, बाहर 7 आ गया। अच्छा, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻²। अब याद रखो 10⁻² है रूट के अंदर, तो बाहर कितना आएगा? 1 0 आएगा, यानी फाइनल आंसर आ गया 70। दोबारा देखो बच्चों, बहुत आसान कर दी अब तो कैलकुलेशन। डेसिमल को 2 नंबर इधर शिफ्ट करोगे तो 10⁻² आएगा। 98 को 49 × 2 में कैंसिल कर दिया। रीज़न ये था कि एक तो 2 × 2 = 4 कट रहा है, फिर 49 का फ़ायदा ये हुआ कि रूट के बाहर 7 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है 49। तो मेरे भाई ये 10⁻² ऊपर जाके +2 हुआ, रूट के अंदर 2 0 होंगे, हमेशा बाहर कितना आएगा? 1 0। देखो ना, अगर कभी ऐसा हो 10⁻4 हो तो बाहर कितने 0 आएंगे? 2 0। ओके बेटा, एक और बड़ा अच्छा सवाल है। स्पीड ऑफ वेव ऑन पार्टिकुलर स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। इफ स्ट्रिंग is 6 meter long, to what frequency will it resonance? Draw a picture of the string for each resonant frequency. यहाँ देखो λn बराबर हो जाता है 2n/n। L कितना है आपका? 6 मीटर। 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। n की वैल्यू आप डिफरेंट, λ1 के लिए n1 लोगे, λ2 के लिए n2 लोगे, λ3 के लिए n3 लोगे, λ4 के लिए n4 लोगे। अब 2 6 12, यहाँ 2 2 कैंसिल 6, यहाँ देखो फिर ये कैंसिल, 2 2 = 4 और ये 3। अब एग्जाम में λ1 λ2 λ3 λ4 चारों नहीं पूछेंगे, कोई एक पूछेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको करा दिया, समझा दिया ये λn/2l/n। जैसे कि एक बार यही सेम सवाल आया था, उन्होंने सिर्फ λ2 पूछा। और अगर इसी तरह से आपको फ्रीक्वेंसीज निकालनी हो, जैसे कि f1 f2 f3 f4, तो फार्मूला होगा v/λn। अब देखो λ1 अभी तो हमने निकाला था 12, v 24 है, 24 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। v तो 24 ही रहेगा, λ2 6 है, 6 से डिवाइड कर दो, ये 4 आ जाएगा। या λ3 4 है, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 6, फिर ये 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ 8, यही आंसर है। तो बेटा कुछ और बड़ी MCQs देखो, फ्रीक्वेंसी और पिच की रिलेशन पे बहुत आता है। हम कहते हैं ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। इसी तरह जैसे कि स्पैरो होता है, उसका हम कहते हैं साउंड बहुत श्रिल है, क्यों? उसकी जो है पिच वो क्या होती है? हाई होती है। और लैम का साउंड बहुत ग्रेव है, एग्जाम में रीज़न आता है, रीज़न उसकी पिच लो होती है। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि स्पैरो का साउंड कैसा है? श्रिल। और होता किस वजह से? तो कि हाई पिच की वजह से होता है। लैम का साउंड कैसा होता है? ग्रेव। और होता किसकी वजह से? लो पिच की वजह से होता है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन पाइप ओपन एट बोथ एंड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप ओपन एट वन एंड, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू द लेंथ ऑफ ओपन पाइप वुड बी। तो हो जाता है क्लोज अपॉन ओपन। अब बड़ी अच्छी ट्रिक है, क्लोज और ओपन का रेशियो चाहिए तो देखो क्लोज के लिए 2n-1, ओपन के लिए 2n। अब चूँकि बात किसकी हो रही है? सेकंड की, ठीक है, चाहे वो ओपन का केस हो चाहे क्लोज का। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2, 2 2 = 4, 4 - 1 3, और नीचे 2 2 = 4, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। ये ऑप्शन है।